हेलो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि UPRVUNL में जेईई की वैकेंसी आ चुकी है और हम सब लोगों का टारगेट है कि अब की बार एग्ज़ाम क्रैक हो। तो जैसा कि जेईई की वैकेंसी आई है तो हम लोग जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो इसमें टोटल 69 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 78 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 39 पोस्ट है। और जो हमारी लास्ट में कंप्यूटर है उसकी 10 पोस्ट आई हुई है। टाइम इसका जो होगा CBT का 3 घंटे का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें से आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा। बात करें तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन, जिसमें से 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे। टेक्निकल में से अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो 150 क्वेश्चन 150 आपके मैकेनिकल से आएंगे। इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक से तो आपके इलेक्ट्रॉनिक से आएंगे 150 क्वेश्चन। ये जो हमारा 50 क्वेश्चन आएगा इसमें से हमारा सिलेबस रहेगा, जनरल हिंदी आएगी, जनरल हिंदी के साथ साथ जनरल नॉलेज और हमारा रीजनिंग आएगा। 50 क्वेश्चन में से हमारा जनरल हिंदी, GK और रीजनिंग आएगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आज से मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि जूनियर इंजीनियर में आए हुए हैं तो इन सारे क्वेश्चनों की मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि UPRVUNL में भी पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इज। क्वेश्चन ये कह रहा है जो हमारा कास्ट आयरन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ की तुलना में क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है और इसका यूज मशीन्स के बेड में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब झटके जो वाइब्रेशन होता है उसको सहने का गुण होता है। इसकी वजह से इसको बेड में यूज करते हैं। ठीक, ये ब्रिटल मटेरियल होने के साथ साथ इसमें लुब्रिकेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इतना सारा सब कुछ प्रॉपर्टी हमारी कास्ट आयरन में होती है, लेकिन इसकी जो हमारी ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ की तुलना में अधिक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी आपके नंबर हैं वो अधिकतर किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या है। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ। ठीक, तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है ये आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। ठीक, रेनॉल्ड नंबर होता है एक, फिर आता है एक मैक नंबर, फिर आता है फ्राउड नंबर। इन सभी में ऊपर जो है ये इनर्शिया फोर्स कॉमन रहता है, सभी में नीचे की वैल्यू चेंज होती है और ये बहुत ही कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन होते हैं, जिसकी मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है जो कि मेरे चैनल में आपको ब्रह्मास्त्र के नाम से मिलेगी। मैं ये जो सारे नंबर हैं इस अपने ब्रह्मास्त्र की जो वीडियो है उसको मैं आप
अपने इसी वीडियो में आई बटन में दे दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग रेनॉल्ड नंबर की ट्रिक के साथ साथ जितने भी सारे नंबर हैं उनको याद कर सके। मैं एक बार रफली बताया दे रहा हूँ, जितने भी सारे नंबर हैं इनकी ट्रिक हमारी कवर हो जाती है। यूपी में रोडवेज बस फट गई, हम लोग कैसे याद करते हैं सारे नंबर? मैंने जो एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यूपी में रोडवेज बस फट गई। ये इस ट्रिक से हमारे जितने भी नंबर हैं, चाहे वो रेनॉल्ड नंबर हो, चाहे वेबर नंबर हो, चाहे फ्रॉड नंबर हो, चाहे यूलर नंबर हो, सारे नंबर हमारी इसी ट्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस ट्रिक को देखें, जो कि मैंने ब्रह्मास्त्र के नाम से बनाई हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पॉइजन रेशियो, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट मीन्स दैट। क्वेश्चन कहने का ये है मतलब कि यदि किसी मटेरियल की पॉइजन रेशियो 0 हो जाए तो वो मटेरियल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि पॉइजन रेशियो हमारा जो होता है वो होता क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब हमारा पॉइजन रेशियो 0 किस केस में हो सकता है? जब हमारा लेटरल स्ट्रेन यदि 0 हो जाए तो हमारा पॉइजन रेशियो 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू -1 से 0.5 तक होती है। ठीक, बीच में हमारा 0 भी आता है, क्योंकि -1 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बीच में 0 आएगा। तो ये जो मटेरियल है जिसकी पॉइजन रेशियो 0 है, ठीक, उसका अगर पॉइजन रेशियो 0 हो जाए तो मटेरियल कैसा होगा? तो हम लोग देखते हैं। पॉइजन रेशियो 0 होने का मतलब उसमें लेटरल स्ट्रेन 0 हो गई, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो पॉइजन रेशियो 0 होता है, म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारा कॉर्क का होता है। ठीक, पॉइजन रेशियो कॉर्क का 0 होता है और कॉर्क हमारा एक रिजिड मटेरियल है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? द मटेरियल इज रिजिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। यदि किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट के भीतर रखकर उसमें विकृति ऊर्जा उत्पन्न की जाए तो क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं एक होता है रिजिलियंस, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस, तीसरा होता है प्रूफ रिजिलियंस। तो हम लोग रिजिलियंस कैसे कहते हैं? यदि किसी बॉडी में इलास्टिक लिमिट के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाए, स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर किया जाए, उसको हम लोग रिजिलियंस कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस किसे कहते हैं? यदि किसी बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जितनी अधिकतम स्टोर की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस। प्रूफ रिजिलियंस किसे कहते हैं? कि विद इन इलास्टिक लिमिट कोई मटेरियल हमारा जितना अधिकतम एनर्जी स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रूफ रिजिलियंस कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम नहीं बोला है, ये बोला है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जो कि रिजिलियंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा यूज ऑफ स्ट्रेन रोस्ट इज टू, मतलब जो हमारा स्ट्रेन रोस्ट है उसका यूज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन रोस्ट का यूज हम लोग लीनियर स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, हम स्ट्रेन को मेजर क्यों करते हैं? हमारा क्वेश्चन है हम लोग स्ट्रेन को मेजर क्यों करते हैं, स्ट्रेस को मेजर क्यों नहीं करते? इसका मैं फंडा बता दूं, क्योंकि स्ट्रेस को हम लोग मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है ई बराबर वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक। और किसी भी बॉडी का हमारा या मटेरियल का यंग्स मॉडुलस पहले से डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर हम उस मटेरियल का स्ट्रेन कैलकुलेट कर लें तो हमें स्ट्रेस आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं, ना कि स्ट्रेस को। तो हमारा स्ट्रेन जो रोस्ट है वो लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हिंदी में बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बोलते हैं हम लोग कर्तन मापांक। और कर्तन मापांक हमारा होता क्या है, शियर स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्ड इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज कॉल्ड। मतलब किसी बॉडी का, वो किसी मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन को बनाए रखता है, क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी बॉडी में बल लगा के खींचा जाए और वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट लोड एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड आर नोन एज। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी को लॉन्ग टाइम पीरियड पर हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट लोडिंग की जाए तो वो हमारा क्रीप कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं टफनेस। टफनेस भी हम बता चुके हैं कि साइक्लिक लोडिंग के कारण जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है, जो भी हमारा फ्रैक्चर होता है वो हमारा टफनेस कहलाता है। फिर क्रीप हो गया हार्डनेस। हार्डनेस वो है जब कोई मटेरियल अपनी सतह पर स्क्रैचेज का विरोध करता है या घिसे जाने का विरोध करता है, वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी यदि कोई मटेरियल को पतले वायर के रूप में स्क्रैच किया जा सके, मतलब खींचा जा सके, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मल स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है थर्मल स्ट्रेस हमारा किस कारण से उत्पन्न होता है किसी मटेरियल में। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो तब, टेम्परेचर डिक्रीज हो तब, रिमेन्स कांस्टेंट, आइदर 1 और 2, मतलब टेम्परेचर या तो कांस्टेंट हो या तो इंक्रीज किया जाए या तो डिक्रीज किया जाए। तो हम लोग जानते हैं थर्मल स्ट्रेस, जैसे कोई एक ये बॉडी है, हमने कोई एक ये बॉडी ले ली, इसको हमने दोनों साइड से फिक्स कर दिया, दोनों साइड से हमने फिक्स कर दिया और इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, इसको यहाँ से नीचे से हीट देके टेम्परेचर इसका इंक्रीज करें, तो होगा क्या, इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है। और अगर इसको टेम्परेचर को हम लोग डाउन कर दें, इसका हीट रिमूव करें, यहाँ से टेम्परेचर डाउन करें, तब भी हमारा स्ट्रेस होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो थर्मल स्ट्रेस में क्या प्रभाव होगा। तो टेम्परेचर को या तो हम लोग घटा दें या बढ़ा दें तो हमारा थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, आइदर 1 और 2 दोनों के करने से हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग ए वाशर बिलो इट द बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू।
कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारे पास कोई एक पीस है, यहाँ पर हमने कोई एक ये वाशर लगा दी और यहाँ पर हमने एक ये बोल्ट लगा दिया। अब हम इसको एक नट की सहायता से टाइट करें, हम लोग इसको एक नट की सहायता से टाइट करें, तब क्या होगा? तो हम लोग अगर नट की सहायता से टाइट करेंगे तो बोल्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन, बोल्ट में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो जब हम लोग नट को टाइट करेंगे तो वाशर हमारी कंप्रेस होगी, लेकिन जो हमारी बोल्ट है, बोल्ट में क्या होगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा, जिसके कारण हमारा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो होगा क्या? बोल्ट नट को टाइट करने से हमारा जो बोल्ट है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेकिंग फिनोमिना इन स्ट्रेस स्ट्रेन, नेकिंग फिनोमिना इज इन स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे कर्व्ड और होगा, मिसप्रिंट हो गया है, कर्व्ड इज ऑब्जर्व फॉर, मतलब नेकिंग फिनोमिना हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में किस में बनता है, किस मटेरियल में बनता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल, दूसरा है डक्टाइल मटेरियल, तीसरा है हमारे पास बोथ ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील का, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, और यहाँ से जाके ये ऐसे ऐसे होके बाद में फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो डक्टाइल मटेरियल का है, MS हमारी माइल्ड स्टील है, और ये हमारा MS जो है डक्टाइल मटेरियल, और ये डक्टाइल मटेरियल का माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेकिंग शुरू हो जाती है, फ्रैक्चर होने से पहले यहाँ से नेकिंग शुरू हो जाती है। तो डक्टाइल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हमारी नेकिंग बनती है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल विदाउट नेकिंग के ही फेल हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि हमारा ब्रिटल मटेरियल में नेकिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, नेकिंग फिनोमिना नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय ए लोड इज हाफ देन इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी वायर की रेडियस खींच के r/2 कर दें तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मटेरियल हो उसका यंग्स मॉडुलस पहले से ही फिक्स होता है, चाहे हम उसको रेडियस को हाफ कर दें, 1/4 कर दें, 1/8 कर दें, रेडियस या मटेरियल को हम लोग कुछ भी कर लें, अगर वो स्टील है, ES है, तो उस स्टील का यंग्स मॉडुलस जितना होता है हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे हम लोग उसके जो वायर है उसको हम लोग कुछ भी कर लें। तो इसमें होगा क्या, हमारा यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा डबल, तीसरा है 4 टाइम, और चौथा है अनइफेक्टेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जो कि अनइफेक्टेड, क्योंकि यंग्स मॉडुलस में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, द स्पिंडल ऑफ ए मशीन टूल इज सब्जेक्टेड टू दी, कोई भी हमारा मशीन टूल है, सपोज दैट ये हमारे पास एक लेथ मशीन ही है, ठीक, लेथ मशीन का ये जो स्पिंडल होता है, ठीक है, स्पिंडल में हमारा कौन सा लोड लगता है। तो हम लोग जानते हैं जब ये स्पिंडल हमारा रोटेट होता है और चलता है तो इसमें हमेशा टॉर्सनल लोड ही काम करता है, मतलब हमारा कौन सा काम करेगा, टॉर्सनल लोड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन ए लेंथ L ऑफ ए शाफ्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क T इज इक्वल टू, इसमें हमसे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा पूछ रहा है कि क्या होगा यदि किसी शाफ्ट की लंबाई L और उसमें लगने वाला टॉर्क T हो। ठीक है, तो हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन जानते हैं, होती क्या है, T/J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L इज इक्वल टू टाउ बाई R।
ये हमारे पास टॉर्सनल इक्वेशन होती है। अगर हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या आएगा, इतना हम लोग ले सकते हैं। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, T इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। तो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना निकल आएगा, T इंटू एल अपॉन जी इंटू जे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहले में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टॉर्सनल ऑफ रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज प्रोपोर्शनल टू। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए टॉर्सनल रिजिडिटी कहते किसे हैं। टॉर्सनल रिजिडिटी हम लोग G इंटू जे के गुणनफल को टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे G हमारा शेयर मॉडुलस एंड J हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग G इंटू जे की जो वैल्यू रखेंगे पाई डी की पावर 4/32। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी भी ये G शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है और 32 भी कांस्टेंट है। तो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, D की पावर 4 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन एनी शाफ्ट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज। तो यदि कोई ये हमारे पास शाफ्ट है और इस शाफ्ट में हम लोग टॉर्क अप्लाई करें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टॉर्सनल इक्वेशन क्या होती है, T अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर, टाउ बाई आर। अगर हम लोग यहाँ से T बाई जे और टाउ बाई आर को लें तो होगा क्या, देखिए T अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। यहाँ से अगर हम लोग टाउ की वैल्यू निकालें तो टाउ बराबर कितना आएगा, T बाई जे इंटू आर। यहाँ से हमारा T क्या है, अप्लाइड टॉर्क है जो कि कांस्टेंट होगा। हम लोगों को पता होगा हम लोग कितना टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं किसी शाफ्ट पे। जैसे हमारे पास एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हमें पता होगा हम लोग कितना टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शाफ्ट का डायमीटर हमें फिक्स होगा कि भाई शाफ्ट का डायमीटर हमें 40 mm दिया है या 20 mm है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होगा। बचेगा हमारा रेडियस, तो जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेडियस के, ठीक। कोई दिक्कत। अब जैसे जैसे हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हम लोग रेडियस को 0 कर दें, जैसे हमारे पास ये आ गया टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अगर हम लोग रेडियस को 0 कर दें तो टाउ भी हमारा 0 हो जाएगा। मतलब जैसे ये हमारे पास कोई शाफ्ट का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो इसमें सेंटर पे शियर स्ट्रेस का मान 0 होगा। सेंटर पे शियर स्ट्रेस का मान 0, क्योंकि रेडियस 0 है और शियर स्ट्रेस हमारा टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे रेडियस का मान बढ़ाते जाएंगे शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जाके लास्ट में जो रेडियस मैक्सिमम रेडियस वैल्यू होगी वहाँ पे शियर स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस है वो कहाँ पे है, शाफ्ट की परिधि पे मैक्सिमम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन सर्कमफेरेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, मैक्सिमम इन सर्कमफेरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विद यूडीएल देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान WL² बाई 8 होता है।
जिसको अगर नहीं पता है और वो निकाल नहीं पाता है तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है सोम और मॉस की, उसमें आप प्लेलिस्ट में दाग के देख सकते हैं कि WL²/8 किस तरीके से निकल के आता है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम व्हेन इट इज लोडेड विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। तो हम लोग जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम है, अगर इसके फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड या पॉइंट लोड लगा है तो इसका जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला रेक्टेंगुलर है, दूसरा पैराबोला है, तीसरा क्यूबिकल पैराबोला है और चौथा नन ऑफ दीज है। तो हमारा जो कैंटिलीवर बीम है उसके फ्री एंड पे अगर डब्ल्यू लोड पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा क्योंकि नन ऑफ दीज है इसमें। चौथा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलें या हम लोग इसको यंग्स मॉडुलस बोलें, प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक हम लोग जानते हैं होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथे में, हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए रॉड एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। यदि हमारे पास कोई एक ये रॉड है और इस रॉड को हम लोग गर्म करें तो इसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, यदि इसमें दोनों तरफ से फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तब इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और यदि रॉड हमारी एक्सपेंड होने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, तो उसमें कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होता। तो ये कुछ बीम हमारी दोनों तरफ से, रॉड हमारी दोनों तरफ से फ्री है, मतलब एक्सपेंड फ्रीली, बढ़ने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, मतलब नो स्ट्रेस। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में रखेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चनों को पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।